अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का टॉपिक है सिम्पसन्स रूल। सिम्पसन रूल का फॉर्मूला हमने ड्राइव करना है, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। सिंस वी हैव टू इवेल्यूएट इंटीग्रल फ्रॉम a to b f of x dx, consider the curve y is equal to f of x bounded by the x-axis, the line x is equal to a and x is equal to b. Then c is the midpoint of a and b, that is a less than c less than b, that is divide by 2. यानी अगर हमने सिम्पसन रूल इवेल्यूएट करना तो हम वैसे ही जैसे हमने ट्रिपीजियम रूल में देखा था कि हमने दो ट्रिपीजियम्स बना ली थी। यहाँ पर भी हमारे पास ट्रिपीजियम बन रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक कर्व है जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी जिस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है उस फंक्शन से जो कर्व हमारे पास बनती है, यानी एफ ऑफ एक्स जो बनती है उसको हमने y के इक्वल रखते हैं। ये y हमारे पास इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बन गई, क्योंकि जो x होता है वो हम x एक्सिस पे लेते हैं, y जो होता है यानी एफ ऑफ एक्स जो होता है वो y एक्सिस पे लेते हैं। उससे हमारे पास ये कर्व बन गई है जो a फ्रॉम a डैश b डैश और c डैश पे जो हमारे पास ये कर्व आ रही है। ये तो वैसे पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है एंड ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास a डैश b डैश एंड c डैश है। लेकिन ये जो पॉइंट्स के दरमियान जो पूरी कर्व बन रही है वो कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो ये कर्व जो है वो बाउंड हो रही है, यानी लिमिट हो रही है एक तो x एक्सिस से, एक द लाइन x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू a पर जो लाइन बन रही है वो ये वाली लाइन है। इसी तरह x इज इक्वल टू b पर जो लाइन बन रही है वो ये वाली लाइन है। एंड जो x एक्सिस है वो ये पूरा x एक्सिस है, लेकिन ये कर्व को बाउंड करा है वो x एक्सिस का ये वाला पार्ट है। तो ये जो हमारे पास कर्व है वो बाउंड हो रही है लाइन एट x इज इक्वल टू a पर, लाइन एट x इज इक्वल टू b पर, एंड x एक्सिस खुद उससे बाउंड हो रही है, ये वाली जो कर्व है उससे जो एरिया बाउंड हो रहा है हमारे पास वो हमारे पास इस इंटीग्रेशन से इवेल्यूएट होगा। देन c इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। ये हमने c पॉइंट ले लिया जो मिड पॉइंट है a और b का। c इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ऐसे कि हमारे पास जो a है वो सबसे कम है, लेस c जो है उससे ग्रेटर है, और जो b है वो सबसे ग्रेटर है, यानी a लेस देन c है, यानी a सबसे छोटा है, c उससे बड़ा है एंड b जो है वो सबसे बड़ा है। x जो है वो हमारे पास अगर हम देखें x इज इक्वल टू c प्लस वाई, मेक सब्सटीट्यूशन, यानी हमने खुद से सब्सटीट्यूट करना है कि x जो है वो c प्लस वाई के इक्वल है, ये हमने लेट करना है, सब्सटीट्यूट करनी है इसको। इस इंटीग्रल में हमारे पास कंसीडर कर लिया था हमने इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ x d ऑफ x, यानी जिसको इंटीग्रेशन को हमने न्यूमेरिकली सॉल्व करना है वो उसके लिए हमने कुछ सब्सटीट्यूशन की, हमने x लिया c प्लस वाई के इक्वल। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dx बन जाएगा, c कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और y जो है वो वेरिएबल है उसका कांस्टेंट जो डेरिवेटिव है वो dy के इक्वल आ जाएगा। अगर आप c देखो, c किसके इक्वल है, c जो है वो ये जो C पॉइंट है आपके पास वो O से लेके B तक का पॉइंट है। O से लेके अगर हम B तक पॉइंट निकालें तो वो C के इक्वल आता है, यानी डिस्टेंस जो C है वो O से लेके B तक है। ये O से लेके B डैश, अगर क्योंकि B और B डैश जो है वो सेम ही पॉइंट है, यानी अगर हम डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो जितना डिस्टेंस हमारे पास O का B से है उतना ही डिस्टेंस O का B डैश से भी है। तो हम ओ बी भी लिख सकते हैं, ओ बी डैश भी लिख सकते हैं। ओ बी डैश इसके इक्वल है ओ ए प्लस ओ बी, तो इसको हम ज़्यादा क्लियर लिखने के लिए ओ बी ही लिख लेते हैं। या ओ बी डैश यहाँ पे आ जाएगा ओ ए एंड ए बी डैश। अब मर्जी आपके पास, या आप ए बी लिख लें या बी डैश, क्योंकि उस फासले पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना बी दूर है इस वाली लाइन से उतना ही बी डैश भी दूर है। तो यहाँ पे ओ बी डैश जो है ओ बी जितना है वो ओ ए प्लस ए बी, या ओ बी डैश ओ ए प्लस ए बी डैश के इक्वल है, ये हमारे पास आ जाएगा। ओ ए जो है वो जितना डिस्टेंस ओ का ए से है वो है स्मॉल ए के इक्वल, और ए और बी के दरमियान डिस्टेंस है, हमने लास्ट में जब ट्रिपीजियम रूल पढ़ा था तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है, यानी जितने भी ट्रिपीजियम बन रहे होते हैं उसके जो परपेंडिकुलर दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान लेंथ होती है वो हमारे पास बराबर होती है हमेशा, वो स्टेप साइज के जिसको कहते हैं ये h है। चाहे वो एक ट्रिपीजियम हो या 10 ट्रिपीजियम हो, इन सब में ये जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा, यानी h ही आएगा। ए बी जो है ए बी या ए बी डैश जो है वो हमारे पास h के इक्वल है। इसी तरह अगर हम b तक ले तो b तक का डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल है, ओ बी डैश एंड बी सी। यहाँ
ओ सी है, ये डी नहीं है। ओ सी जो डिस्टेंस है वो ओ बी डैश एंड बी डैश सी के इक्वल है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। इसको हम भी लिख सकते हैं और बी डैश भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सेम ही डिस्टेंस है। तो ये जो ओ बी डैश है वो इक्वल टू सी है एंड बी डैश सी जो है वो इक्वल टू एच है। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आपके पास ए जो है वो किसके इक्वल है, अगर एच को दूसरी तरफ सी के साथ जाके माइनस कर दें तो ए जो है वो सी माइनस एच के इक्वल है और जो बी है वो सी प्लस एच के इक्वल है। हमने लेट किया था x इज इक्वल टू सी प्लस वाई के इक्वल है, ये हमने खुद से सपोज किया था। अब x जो है वो a के इक्वल एंड x इज इक्वल टू b। ये जो पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, ये x एक्सिस से पॉइंट होते हैं वो x, इसकी वैल्यू x के इक्वल होता है। यहाँ पे x इज इक्वल टू a है, यहाँ पे x इज इक्वल टू c है और यहाँ पर x इज इक्वल टू b है। तो हमने जो पॉइंट्स लेट किए थे x इज इक्वल टू a और b, ये जो पॉइंट्स हैं उसकी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है। a जो है वो c माइनस एच के इक्वल है और b जो है वो c प्लस एच के इक्वल है। तो x इज इक्वल टू a है तो a जो है वो c माइनस एच के इक्वल है, b है अगर तो वो c प्लस एच के इक्वल है। यहाँ पर अगर हम x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, यानी जैसे अगर आपके पास x इज इक्वल टू सी प्लस वाई है तो x जो है वो c माइनस एच के इक्वल है, c माइनस एच जो है वो c प्लस वाई के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास y किसके इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एच, क्योंकि c दोनों c जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला c इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एच। और अगर x इज इक्वल टू बी है और b की जगह यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, जैसे यहाँ पे हमने अभी a लिया, x अगर a है तो a की जगह उसकी वैल्यू पुट की और वहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अगर x इक्वल टू बी है, a नहीं है और b है वो, तो b का मतलब क्या है, c प्लस एच है। तो ये आपके पास आ जाएगा c प्लस एच c माइनस वाई, तो ये प्लस c और दोनों साइड पे जो प्लस c है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस एच आ जाएगा। यानी फॉर a x इज इक्वल टू अगर a है तो आपके पास y जो है माइनस एच के इक्वल है, अगर x इज इक्वल टू b है तो y जो है आपके पास प्लस एच के इक्वल है। अब जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो चेंज हो जाएगी, एक तो हमने लिमिट चेंज कर दी है, अगर x इज इक्वल टू a है तो हमने उसको चेंज करना है, यानी हमने फंक्शन हमारे पास x में था उसको हम y में चेंज कर रहे हैं। जब फंक्शन को चेंज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से लिमिट्स भी चेंज करेंगे। x a है तो उसके लिए y जो है वो माइनस एच है, अगर x b है तो उसके लिए y जो है वो माइनस प्लस एच है। ये तो हमारे पास लिमिट चेंज हो गई। फॉर x इज इक्वल टू a y इज इक्वल टू माइनस एच, फॉर x इज इक्वल टू b y इज इक्वल टू प्लस एच। अब इस x को भी हमने y वाली वैल्यू से रिप्लेस करना है, x इज इक्वल टू c प्लस वाई डी वाई। Now we shall use Taylor expansion in derivation of this formula we consider only 3 points from 3 points the most quadratic polynomial is constructed। यानी हमने टेलर एक्सपेंशन यूज़ करना है लेकिन 3 पॉइंट्स, यानी नंबर ऑफ ट्रिपीजियम अगर हमारे पास 2 है तो हमने यूज़ करना है। ये जो सिम्पसन रूल है वो हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ट्रिपीजियम्स के लिए नहीं होता, यानी अगर नंबर ऑफ ट्रिपीजियम 1 है तो ये हमें रिजल्ट नहीं देगा। सिम्पसन रूल के लिए हमें बस नंबर ऑफ ट्रिपीजियम या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, ये ऑड नंबर ऑफ ट्रिपीजियम्स के लिए हमें सोल्यूशन नहीं देती है, हमें इवन नंबर ऑफ ट्रिपीजियम के लिए सोल्यूशन देती है। तो इसका एक ये ड्रॉबैक है कि हमारे पास नंबर ऑफ ट्रिपीजियम अगर इवन होंगे तभी हम टेलर रूल को अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ पे सबसे सिंपल यानी 3 पॉइंट्स लिए हैं, 3 पॉइंट्स में हमारे पास 2 ट्रिपीजियम आ जाएंगे। अगर हम 2 पॉइंट देते हैं तो 1 ट्रिपीजियम आती है और नंबर ऑफ ट्रिपीजियम यानी n जो है वो ऑड हो जाता है, 1 आ जाता है, तो वो हमारे पास अप्लाई नहीं हो सकता। तो अगर नंबर ऑफ पॉइंट 3 है तो उससे हमारे पास 2 ट्रिपीजियम बनेंगे और सबसे सिंपल जो हमारे पास सिम्पसन रूल है वो फाइंड आउट हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा और इस 3 पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक जो सिंपल क्वाड्रेटिक तक हम पॉलिनोमियल है वो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे सिम्पसन रूल को फॉर्मूला को भी देखो तो आपके पास यहाँ पे जो फॉर्मूला आ रहा है वो y स्क्वायर तक जा रहा है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। whose third and higher order derivative with respect to x are 0, यानी जो हमारे पास ऐसे हम लेंगे इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कि हमारे पास उसके थर्ड और उससे हायर जो ऑर्डर डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 हो जाएंगे। जो डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल के, जैसे अगर आपके पास x स्क्वायर है और फिर x
एक्स है फिर टू है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू है, तो फर्स्ट टाइम अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो एक्स स्क्वायर 2x बन जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, नेक्स्ट वाले टाइम का 0 आ जाएगा। अगर फिर आप नेक्स्ट उसका दोबारा डेरिवेटिव लोगे 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, और जो x का डेरिवेटिव पहले 1 आया था 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, आपके पास डेरिवेटिव 2x रह जाएगा। 2x का फर्दर डेरिवेटिव लोगे तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सॉरी जो 2 आ गया था डेरिवेटिव वो अब 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जो इक्वल टू 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सॉरी कांस्टेंट है। यानी जब पोलिनोमियल्स होते हैं तो पोलिनोमियल्स में हमारे पास जब हायर डेरिवेटिव लेता है तो किसी ना किसी पॉइंट पर आके उनका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 हो ही जाता है। जैसे अगर सिंपल अगर आप एग्जांपल भी लो तो x प्लस 1, जैसे यहाँ पे अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी लें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव जो है वो थर्ड डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। फर्स्ट में आपके पास 1 0 हो जाएगा, सेकंड में जो होगा वो जो फर्स्ट का x का डेरिवेटिव बनाया था वो ख़त्म हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट में जो आपने फर्स्ट टाइम लिया था 2x आया, नेक्स्ट टाइम लिया तो उसका 2x का जो 2 बन गया, और उससे नेक्स्ट टाइम में हमारे पास x भी 0 हो जाएगा। यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो उनका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पे आके थर्ड टाइम अगर डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और फोर्थ अगर 0 है तो 0 का फर्दर डेरिवेटिव जितने भी हम लेते जाएंगे वो 0 के इक्वल ही होते जाएंगे। तो यही वो कह रहे हैं कि हमने सबसे सिंपल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया जिसके थर्ड और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो है वो 0 ही होते हैं। तो हमने जो टेलर एक्सपेंशन ली वो सिर्फ फर्स्ट यानी सेकेंड डेरिवेटिव तक ली, यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव रहेगा, फर्स्ट सेकेंड और बिना टर्म फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव वाली टर्म। थर्ड डेरिवेटिव क्योंकि इक्वल टू 0 ही हो जाता है तो हमने वो कंसीडर ही नहीं किया थर्ड डेरिवेटिव से आगे। तो आपके पास अगर h फ्रॉम h टू माइनस h टू h है f ऑफ c प्लस वाई, तो अगर हम इस पे c प्लस वाई पर यानी f ऑफ x प्लस h जो होते हैं उसके हमारे पास पोलिनोमियल फॉर्म क्या होती है, पहले होता है f ऑफ x, फिर होता है f ऑफ x का फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर होता है आपके पास h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल और f का सेकंड डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे x की जगह समझ लें आपके पास y है और h की जगह जो है वो कांस्टेंट की जगह c है, तो आपके पास बन जाएगा f ऑफ या सॉरी x की जगह यहाँ पे c ही दिया हुआ है, h की जगह y दिया हुआ है, x की जगह आपने c ले लेना है और h की जगह y ही लेना है। f ऑफ c आ जाएगा जो f ऑफ x होता है, प्लस h की जगह आपके पास y आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन एट c, वाई स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डेरिवेटिव से। ये टेलर एक्सपेंशन खोल लिया हमने सेकंड डेरिवेटिव तक, क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 0 हो जाता है और उसके आगे वाले भी सारे डेरिवेटिव 0 हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमने बाकी सबको निगलेक्ट कर दिया। अभी आपके पास अगर इसकी इंटीग्रेशन लें विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पर आपके पास समझ लें क्योंकि f ऑफ c हम विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो y में हमारे पास ये कांस्टेंट है, तो हम यहाँ ले लेंगे फंक्शन, समझ लें यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ y मल्टीप्लाई हो रहा है y स्क्वायर बाय 2, तो हम डेरिवेटिव्स किसके लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी y की टर्म नहीं है नहीं, लेकिन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे 1 है, 1 जो होता है उसकी जैसे अगर y है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लें तो 1 आ जाता है, इसी तरह 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y लेने से उलट हो जाता है y। यानी अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास x है उसका डेरिवेटिव लिया तो आपके पास आंसर आया 1। इसी तरह अगर आप 1 की इंटीग्रेशन लेते हो तो आंसर आ जाता है x, तो y के साथ भी ये होगा। अगर आपके पास y की डेरिवेटिव 1 है विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y जो होगी वो इक्वल टू y होगी। f ऑफ c साथ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये y है तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं, वही नंबर डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ y की पावर 1 है तो 1 + 1 2 हो गया और 2 को हमने डिवाइड कर दिया। f ऑफ c यहाँ पे डेरिवेटिव जो c के फंक्शन है वो कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट होंगे साथ। यहाँ पे y स्क्वायर था, इसमें पावर में एक ऐड कर लिया और 2 में हमने 1 ऐड कर दिया, 2 + 1 3 हो गया और साथ जो फैक्टोरियल था वो फैक्टोरियल का साइन आ जाएगा, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब हमने क्या करना है, h और माइनस h लिमिट पुट करनी है। जब आप h पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये टर्म आपके पास सारे पॉजिटिव रहेंगे, ये आ जाएगा, यहाँ पे h स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ h आ जाएगा, यहाँ h स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा h क्यूब। जब आप नेगेटिव लोगे तो ये क्या होगा, एक तो आपके पास बीच में माइनस फॉर्मूले का भी माइनस होगा,
ये आपके पास माइनस एच हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो एच स्क्वायर ही रहेगा जब आप नेगेटिव एच पुट करोगे। और पावर 3 है तो एच क्यूब जो है वो अगर पावर ऑड होती है तो माइनस एच क्यूब बन जाएगा। और ये सारे जो नंबर्स हैं वो आपके पास इस बाहर वाले फॉर्मूले में, जो अपर लिमिट अप्लाई करते हैं माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो अपर लिमिट एच स्क्वायर और माइनस माइनस ये प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, जो 2 टाइम्स एच स्क्वायर बन जाएगा। एच स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर वाली टर्म ही खत्म हो जाएगी। एच क्यूब वाली टर्म है माइनस फॉर्मूले वाला और ये माइनस एच क्यूब वाला, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 टाइम्स जो है वो एच क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास बचेगा क्या, एक तो आपके पास एच वाली टर्म बचेगी क्योंकि वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी यहाँ एच स्क्वायर पुट किया था माइनस और माइनस एच जब पुट किया था तो प्लस एच बन गया। 2 टाइम्स एच आ जाएगा, एफ ऑफ सी आ जाएगा, 2 टाइम्स एच कॉमन निकालिए, एफ ऑफ सी आपके पास आ गया। एच स्क्वायर वाली ये थी और माइनस के बाद जब आपने माइनस एच पुट किया था तब भी एच स्क्वायर पॉजिटिव आ गई थी। एक पॉजिटिव माइनस फॉर्मूले वाला माइनस लोअर लिमिट जो होता है, माइनस लोअर लिमिट वो कैंसिल आउट हो जाएगा। एच क्यूब ये पॉजिटिव है और जब आपने माइनस पुट किया तो माइनस एच क्यूब आ जाएगा और एक बीच में फॉर्मूले वाला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपके पास पॉजिटिव था, एच पॉजिटिव था और एल जो था वो माइनस एच था, लेकिन ये नेगेटिव नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव हो गया था, तो ये आपके पास 2 टाइम एच एफ ऑफ सी आ गया। एच स्क्वायर जो था वो आपके पास पॉजिटिव था, जब माइनस एच आप पुट करोगे एच की जगह वाई की जगह तब भी आपके पास एच स्क्वायर आएगा क्योंकि नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाता है स्क्वायर में, तो ये खत्म हो जाएगा और एच क्यूब भी आपके पास नेगेटिव रह जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ एच क्यूब, उसमें से 2 टाइम्स एच निकाल दिया तो एच स्क्वायर आ गया, एक एच बाहर चला गया और जो 2 बनना था 2 टाइम्स का वो बाहर आ गया, ये आपके पास बन गया सेकेंड डेरिवेटिव। निगलेक्टिंग हमने हायर पावर्स को निगलेक्ट कर दिया। अब हम कंसीडर कर लेंगे एफ ऑफ सी माइनस एच एंड एफ ऑफ सी प्लस एच। इस पर भी हम टेलर्स थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। टेलर्स थ्योरम क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच अगर आपके पास फंक्शन होता है तो आपके पास होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एफ ऑफ सी आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट जो होता है आपके पास सॉरी एच आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, नेक्स्ट में एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल होता है और सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है। अगर बीच में पॉजिटिव तो सारी टर्म्स पॉजिटिव आती हैं, अगर बीच में नेगेटिव है तो एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव, जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्म आएगी। अगर ये पॉजिटिव है तो सारी टर्म्स पॉजिटिव आएंगी। पहला फंक्शन आ जाता है एफ ऑफ, अगर आपके पास एक्स प्लस एच होता है तो फंक्शन ऑफ एक्स आता है, लेकिन यहाँ पहले सी है तो एफ ऑफ सी आ जाएगा, माइनस एच एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव, एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल सेकंड डेरिवेटिव। सी प्लस एच में आपके पास सेम टर्म्स आएंगी, बस आपके पास प्लस और माइनस का डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि प्लस में जो है वो सारी ही पॉजिटिव टर्म्स होते हैं। निगलेक्टिंग थर्ड डेरिवेटिव ETC इन 4 5, यानी हमने क्या करना है इसमें थर्ड डेरिवेटिव्स को निगलेक्ट कर देना, हम सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव्स तक ही कंसीडर करना है। एफ ऑफ सी प्लस, यानी इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है, एफ ऑफ सी प्लस एच प्लस एफ ऑफ सी माइनस एच। इन दोनों टर्म्स को अगर हम ऐड करें तो क्या होता है, ये वाली टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव ये खत्म हो जाएगी, बाकी आपके पास बचेगा 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ सी और 2 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ये आ गया, तो यही लिखा 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ सी आ जाएगा और यही 2 टाइम्स आ जाएगा। इसको हम अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ सी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ सी, इसको हम ले जाएंगे उस तरफ और इसको माइनस कर देंगे, तो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस 2 एफ ऑफ सी और एफ ऑफ सी माइनस एच आ जाएगा, और ये एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास सिर्फ रह जाएगा एच स्क्वायर बाय सेकेंड डेरिवेटिव, यानी ये वाली जो टर्म है आपके पास 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 2 खत्म होने के बाद बचेगी एच स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव जो है इक्वल टू है एफ ऑफ सी प्लस एच, और ये जो माइनस हो गई टर्म जाके माइनस 2 एफ ऑफ सी और ये एफ ऑफ सी माइनस एच, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। पुटिंग दिस वैल्यू इन 3, यानी जो अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट किया उसको हमने 3 में पुट कर देना। 3 है आपके पास इक्वेशन ये वाली, ये जो आपके पास इक्वेशन बनी थी, यानी एच स्क्वायर इस पार्ट में आपने क्या करना है, ये जो हमने वैल्यू अभी फाइंड आउट किया है ये पुट इसी पार्ट के बाद एच स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ सी, तो ये इस जगह पे हमने पुट कर देंगे, तो बाहर क्या रह जाएगा आपके पास 2h एफ ऑफ सी प्लस 1/6, 2h एफ ऑफ सी प्लस 1/6
6 आ जाएगा यहाँ, 1/, ये नहीं आएगा, 1/6 आएगा, 1/6, और ये आपने पुट कर दी बाकी सारी वैल्यू, ये एच स्क्वायर ऑफ डबल डेरिवेटिव की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है सारी, ये वैल्यू पुट करके यहाँ रिजल्ट आ गया। अब हमने क्या करना है, 6 को कॉमन लेना, बाकी सब की जगह तो इस सब टर्म्स के साथ तो 1/6 था, यहाँ 6 नहीं था, तो हम 6 मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। जब हम कॉमन लेंगे तो अब सारी टर्म्स के साथ, क्योंकि ये जो 1/6 है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस लास्ट वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/6 हम जब कॉमन निकालेंगे तो सबसे कॉमन निकल जाएगा, यहाँ 6 मल्टीप्लाई वाला रह जाएगा, बाकी सब एज इट इज़ आ जाएंगे। अब हमने h, ये 2 और ये 6 कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास बच गया h/3। यहाँ पे आपके पास 6 टाइम f(c) था और यहाँ पे -2 टाइम्स था, तो ये कितना बन गया, 4 टाइम्स। तो f(c) + h + 4 f(c) + f(c) - h। अब c + h अगर आप देखो तो ऊपर वाले पॉइंट्स कैसे थे, जो हमारे पास पिक्चर थी, ये पॉइंट a था, a में अगर हम h ऐड करते हैं तो c बनता है, c में अगर हम h ऐड करते हैं तो b बनता है। अगर हम c से a पे जाएं, a में अगर हम c ऐड करें तो h बन रहा है, और a में अगर h माइनस करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, a बन जाता है। यानी c + h जो था वो किसके इक्वल था, b के इक्वल, और c - h जो था वो a के इक्वल था। तो हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, जहाँ c + h था वहाँ हमने b पुट कर दिया, और जहाँ c - h था वहाँ a पुट कर दिया, और c जो था वो a + b/2 के इक्वल था। थोड़ा हमने तरतीब से लिख दिया, f(a) को पहले लिख दिया, f(b) को बाद में लिख दिया, f(a + b/2 तरतीब से लिख दिया। ये था अगर हमारे पास 2 ट्रिपीजियम्स हैं, ये उसका रिजल्ट आ गया। यानी जो सबसे बेसिक, क्योंकि सिम्पसन रूल है वो या तो 2 ट्रिपीजियम के लिए होगा, या 4 के लिए होगा, या 6 के लिए होगा, या 8 के लिए होगा, वो 1, 3, 5 ट्रिपीजियम्स के लिए नहीं होता। तो यहाँ पे सबसे सिंपल वाला जो सिम्पसन रूल है वो 2 ट्रिपीजियम के लिए, उसके लिए हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा। यानी अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं तो ये आ जाएगा f(x0), यहाँ आ जाएगा आपके पास f(x1), और लास्ट वाला पॉइंट आ जाएगा f(x2), यानी 3 पॉइंट्स हो गए, और ये हमारे पास नंबर ऑफ 2 ट्रिपीजियम्स के लिए सिम्पसन रूल ड्राइव हो गया। अब इस रूल को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो हम नंबर ऑफ ट्रिपीजियम को 4 कर लेंगे। जैसे पहले वाला हमने नंबर ऑफ ट्रिपीजियम 2 थी, यानी पॉइंट्स अगर 3 थे तो नंबर ऑफ ट्रिपीजियम 2 थी, 0 से लेके 1 तक एक ट्रिपीजियम बन जाती है, और 1 से लेके 2 तक एक ट्रिपीजियम बन जाती है। लेकिन अब नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो हम 3 ट्रिपीजियम्स के लिए नहीं करेंगे, बल्कि 4 के लिए करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इवन नंबर पे अप्लाई होती है। तो हमारे पास पॉइंट्स कितने आ जाएंगे, x0, x1, x2, x3, x4, यानी 5 पॉइंट्स। नंबर ऑफ ट्रिपीजियम्स कितने बनेंगी, 4, 1 से लेके ये आपके पास एक ट्रिपीजियम आ जाएगी, और ये 2 आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी, और ये आपके पास 4 आ जाएंगी। क्योंकि सिम्पसन रूल इवन नंबर पे अप्लाई होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके 0 से लेके 1 तक जो पॉइंट्स हैं, इस पे जो 2 ट्रिपीजियम्स बनेंगी इस पे हम अलग अप्लाई कर लेंगे, इसके लिए अलग फर्स्ट वाला पार्ट ले लेंगे, और इन से जो 2 ट्रिपीजियम्स बनेंगे उस पर हम अलग सिम्पसन रूल अप्लाई कर लेंगे, और हम फिर उनको ऐड करके फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास अगर टोटल x0 से x4 तक पॉइंट्स हैं a और b, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x0 से x2 तक 2 ट्रिपीजियम बन जाएंगे, उन पर हम अलग सेपरेटली सिम्पसन रूल अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि सिम्पसन रूल जो होता है वो एटलीस्ट 2 ट्रिपीजियम से बनता है। तो 3 पॉइंट्स अगर ले लें x0, x1, x2 तक, तो उससे हमारे पास 2 ट्रिपीजियम्स बन जाते हैं, और उस पर सिम्पसन रूल अप्लाई हो जाता है। इसी तरह x2 से जो हमारे पास x2, x3 और x4, इस पर हमारे पास अलग से 2 ट्रिपीजियम्स बन जाएंगे, इन पर हमने अलग सिम्पसन रूल अप्लाई कर लिया। तो हमारे पास ट्रिपीजियम सिम्पसन रूल होता है क्या, अगर 3 पॉइंट्स पर हो तो क्या होता है, x0 पहला पॉइंट सिंपल होता है, और लास्ट वाला पॉइंट सिंपल होता है, और जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो ये हमारे पास होगा x0, x1 सेंटर में होगा, और x2 आखिरी पॉइंट है, तो पहला पॉइंट सिंपल, और h जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो इस पॉइंट का अगर हम निकालें x0 से x2 तक, तो h जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, पहला वाला x0 वाला पॉइंट सिंपल, x2 वाला पॉइंट सिंपल, और मिड वाला पॉइंट 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे, पहला पॉइंट है x2, लास्ट पॉइंट है x4, और मिड वाला पॉइंट है x3, तो h/3 आ जाएगा। फर्स्ट वाला पॉइंट सिंपल, लास्ट वाला सिंपल, और x3 4 से मल्टीप्लाई होके, और ये दोनों टर्म्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। जब ऐड हो जाएंगी तो मतलब हम x0 से x2 और x2 से x4 डायरेक्ट तो हम नहीं निकाल सकते, हम उनको
हाफ ऑफ करके हमने दोनों का सिम्पसन रूल अप्लाई किया। जब इनको सम करेंगे तो टोटल हमारे पास x0 से x4 तक आ जाएगा। यानी जो ये है वो हमें x0 से x4 तक एरिया अंडर द कर्व दे रहा है। तो हम x0 से x2 तक अलग एरिया निकाल रहे हैं और x2 से x4 तक अलग एरिया निकाल रहे हैं। इन दोनों एरियाज को हम ऐड करेंगे तो x0 से लेके x4 तक टोटल एरिया आ जाएगा। इनको अगर हम ऐड करें तो आप देखें h/3 कॉमन आ जाएगा। जहाँ पे नंबर ऑफ आपके पास जो पॉइंट है, सॉरी नंबर पॉइंट जो पॉइंट है ऑड है, तो वहाँ पर आप देखो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जहाँ x1 है और जहाँ x3 है वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो x2 है वो 2 टाइम्स है, एक ये आ रहा है और एक ही आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 2 बार आ रहा है। तो जहाँ नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके पास इवन आएंगे वो 2 से मल्टीप्लाई होंगे, जहाँ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑड आएंगे वो 4 से मल्टीप्लाई होंगे, और फर्स्ट और लास्ट वाला पॉइंट जो है सिंपल रह जाएगा। तो हमारे पास अगर हम x0 से xn तक सिम्पसन रूल का फॉर्मूला ड्राइव करें a से लेके b तक, तो फॉर्मूला क्या होगा, h/3 फर्स्ट वाला x0 वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट जो है सिंपल है, कोई नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। जो पॉइंट्स के साथ हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 या n-1 तक जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं वो ऑड पॉइंट्स होंगे, यानी जिनके साथ नंबर ऑड होगा वो 4 से मल्टीप्लाई होंगे। जिन पॉइंट्स के साथ नंबर इवन होगा यानी 2, 4, 6 वो n-2 तक पॉइंट होंगे। n-2 तक पॉइंट में हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यही हमारे पास सिम्पसन रूल का फॉर्मूला होता है। रिमार्क है, इन सिम्पसन रूल द नंबर ऑफ ट्रिपीजियम मस्ट बी इवन एंड पॉइंट्स मस्ट बी ऑड, यानी पॉइंट्स जो है हमारे पास वो ऑड होने चाहिए और ट्रिपीजियम जो है वो इवन होने चाहिए, तभी हमारे पास सिम्पसन रूल अप्लाई हो सकता है, वरना ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स और ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए अलग अलग मल्टीप्लिकेशन नंबर है, तो वो हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होगा इस तरह से पॉइंट्स। सिम्पसन रूल सिर्फ इवन नंबर ऑफ ट्रिपीजियम पे अप्लाई होता है, जहाँ हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ट्रिपीजियम आएंगे तो वो हमने ट्रिपीजियम रूल से सॉल्व करना है। आज के लेक्चर में हमने यही फॉर्मूला ड्राइव करना था। अब नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।